नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 29 जुलाई 2026 का करंट अफेयर्स देखेंगे। हम लोगों का प्रयास रहता है कि प्रतिदिन का जो करंट अफेयर्स है वो क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जो करंट अफेयर कवर अप करने की कोशिश की जाती है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपको वो टॉपिक याद रहे। आप एग्ज़ाम में जैसे आप पढ़ कर जाते हैं तो एग्ज़ाम में उस टॉपिक के बारे में आप समझ सकें, जान सकें और एग्ज़ाम में देर तक आपको याद रहे, है ना। इसलिए हम क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स यानी 29 जुलाई 2026। हाल ही में नेपाल राष्ट्र बैंक ने भारतीय और नेपाली नागरिकों को नेपाल में लाने तथा नेपाल से बाहर ले जाने हेतु भारतीय मुद्रा के किन मूल्य वर्ग के नोटों की अनुमति दी है। यानी कौन से मुद्रा को आप नेपाल से बाहर ले जा सकते हैं और नेपाल के अंदर ले आ सकते हैं। तो भारत के नोट हैं, जैसे भारत में तो कई प्रकार के नोट हैं, 10 के हैं, 20 के हैं, सिक्के भी हैं। तो जो नोट हैं, नोटों को उन्होंने 200 और 500 के नोटों को अनुमति दी है, लेकिन एक शर्त है कि ये नोट जो है 9 नवंबर 2016 के बाद जारी किए गए हों, यानी कि नोटबंदी के पहले का ना हो, बल्कि 9 नवंबर 2016 के बाद जारी किए नोटों को ले जा सकते हैं। और ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ढेर सारा नोट ले जा करके वहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हैं, नहीं, सिर्फ 25,000 नोट, 25,000 रुपये, मतलब नोट नहीं रुपये, बल्कि प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति 25,000 रुपये तक ले जा सकता है। और 9 नवंबर के पहले के जो नोट हैं, जो 500 के हैं और 1,000 के नोट हैं, वहाँ पर प्रतिबंधित रहेंगे। नेपाली नागरिक और विदेशी पर्यटक 5,000 अमेरिकी डॉलर तक की विदेशी मुद्रा बिना सीमा शुल्क घोषणा के नेपाल में ला सकते हैं। मतलब सीमा शुल्क या कस्टम की घोषणा करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन 5,000 से ज़्यादा लेकर के जाएंगे तो आपको सीमा शुल्क या कस्टम देना पड़ेगा। तो नेपाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है जो भारत और चीन के बीच स्थित है। इसमें देखिए बहुत सारे पीक्स हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है ना, और इधर तिब्बत है, इधर इंडिया है, इन चारों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम मैन्यूअर्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन मास्टर टूर्नामेंट 2026 में स्वर्ण पदक किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता। तो भारत के भी 2 युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा यश और राजा ऋत्विक आर ने फ्रांस के ले म्यूअर्स में आयोजित प्रथम मैन्यूअर्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन मास्टर टूर्नामेंट में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीता। तो कृष्ण कुमार यश ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। और राजा ऋत्विक आर जो है, इन्होंने रजत पदक जीता। ठीक है, और इसमें भाग लेने वाले जो बहुत कई देश हैं, भारत, फ्रांस, चीन, जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड, इटली और यूक्रेन, यमन ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो में आयोजित किया जा रहा है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत की जो पैरा एथलीट हैं शर्मिला धनखड़ ने स्वर्ण पदक जीता था। लेकिन और इन्हीं के साथ एक और नाम है, उनका नाम है शिल्पा शायला, इन्होंने कांस्य पदक जीता था और शर्मिला धनखड़ ने स्वर्ण पदक। ठीक है, तो शर्मिला धनखड़ जो है F57 60 फुट महिला 57 60 फुट में प्रदर्शन करते हुए जो थ्रो है, डिस्क थ्रो, उन्होंने 9.81 मीटर फेंका और अपने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ये राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं।
ये हरियाणा की एक गांव है, हरियाणा के एक गांव है, उसका नाम है छितरौली, वहीं से पली बढ़ी है। ठीक है, थोड़ा राष्ट्रमंडल के बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रमंडल है क्या। तो जो राष्ट्रमंडल है इसमें कुल 56 देश हैं इस समय। ठीक है, यानी कि यह 56 स्वतंत्र एवं संप्रभु देशों का एक स्वैच्छिक अंतर सरकारी संगठन है। इसके अधिकांश सदस्य पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्सा रहे हैं। सदस्यता पूर्णतः स्वैच्छिक है, कोई भी देश कभी भी शामिल हो सकता है या राष्ट्रमंडल से अलग हो सकता है। हर 2 साल में, प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार चोगम चोगम की बैठक होती है, यानी राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जहाँ पर सदस्य देशों का जो शीर्ष नेतृत्व है यहाँ पर आपस में इकट्ठा होते हैं। भारत 1947 के बाद राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। भारत कब बना? आज़ादी के बाद सदस्य बना। नेक्स्ट चलते हैं, ANNAM.AI एनम AI आधारित स्मार्ट जलवायु स्टेशनों को कृषि क्षेत्र में एकीकृत करने की शुरुआत किस राज्य ने की? अभी हाल ही में केरल सरकार ने 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत NMAI के AI संचालित स्मार्ट मौसम स्टेशनों को कृषि क्षेत्र में एकीकृत करने की योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य है कि किसानों को स्थानीय मौसम, यानी कि जो लोकल मौसम है, मौसम एवं कृषि संबंधी जानकारी को उपलब्ध कराया जाए। हालांकि पंजाब को मार्च 2026 तक 100 AI संचालित मोटर स्टेशन स्थापना के लिए प्रथम कार्यान्वयन राज्य के रूप में चुना गया था, लेकिन केरल ने शुरू किया। प्रश्न है कि जलवायु अनुकूल कृषि क्या है? जलवायु अनुकूल कृषि का मतलब ऐसी खेती करना है जो बदलते मौसम, जैसे सूखा आ गया, बाढ़ हो, भीषण गर्मी, ठंड, यानी कि जो बदलते मौसम का सामना कर सके, मतलब ऐसी खेती करना जो बदलते मौसम का सामना कर सके। इसका जो मुख्य उद्देश्य है किसानों के जो फसल के खराब होने की जोखिम को कम करना और उनकी आमदनी को स्थिर बनाना है। जैसे कुछ उदाहरण, जैसे सहभागी दान या अभिषेक धान, जिन्हें पारंपरिक धान की तुलना में कम सिंचाई की ज़रूरत होती है। इन धानों को सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि ये सूखा सहिष्णु फसलें हैं। ठीक है, ANNAM.AI इसको, यह एक उत्कृष्टता केंद्र है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का AI का एक उत्कृष्टता केंद्र है, जिसे IIT रोपण में स्थापित किया गया है और यह शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से कार्य करता है। स्मार्ट मौसम में लगभग 3 किलोमीटर रेजोल्यूशन पर मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। यह सौर विकिरण, मिट्टी की नमी, हवा की दिशा एवं गति, आर्द्रता तथा वर्षा का विश्लेषण करते हैं और AI के माध्यम से किसानों को क्षेत्र विशिष्ट कृषि सलाह प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही कोसी मेची अंतर्राज्यीय संपर्क परियोजना, इंटरस्टेट लिंक प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? तो यह बिहार से संबंधित है। केंद्र सरकार ने की एक योजना है, उसका नाम है PMKSY-AIBP, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत कोसी मेची अंतर्राज्यीय संपर्क परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है और इस परियोजना को मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य
निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कोसी नदी के अतिरिक्त जल को मेची नदी की ओर मोड़ना है, ताकि उत्तर पूर्वी बिहार में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सके तथा बाढ़ की समस्या को रोका जा सके या कम किया जा सके। इसके अंतर्गत पूर्वी कोसी मुख्य नहर, इसके अंतर्गत पूर्वी कोसी मुख्य नहर का पुनर्निर्माण किया जाएगा तथा इसका विस्तार मेची नदी तक किया जाएगा, यानी कोसी और मेची को जोड़ा जाएगा एक नहर के माध्यम से। ठीक है। पूर्व कोसी नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कोसी नदी क्या है। कोसी नदी के बारे में आपने बहुत सुना होगा। यह बहुत ही बिहार में इसको शोक की दृष्टि से देखा जाता है। तो कोसी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी यानी नेपाल से निकलती है और भारत में प्रवेश करती है, यानी कि यह तिब्बत से निकलती है और नेपाल के हिमालय क्षेत्र से होते हुए बिहार के मैदानी इलाकों में बहती है। और जब कोसी कहाँ, गंगा में जा कर के मिल जाती है। कोसी की कुछ सहायक नदियाँ हैं, उनका नाम है सुन कोसी, अरुण कोसी और तमुर कोसी। मेची नदी एक बारहमासी नदी है। यह कोसी नदी के पूर्व में स्थित है। और मेची जो है बेसिकली मेची जो है महानंदा की सहायक नदी है। कोसी मेची, कोसी गंगा की सहायक नदी और मेची महानंदा की सहायक नदी है। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान लेते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की जो शुरुआत है, यानी कि जो इसकी जो शुरुआत हुई थी, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की जो शुरुआत है 1997 में की गई थी। लेकिन इस त्वरित सिंचाई योजना को बाद में 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू किया गया तो उसी के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। इसमें देश में लंबित बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है, जिससे सिंचाई क्षमता में वृद्धि हो सके, किसानों को समय पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसके लिए परियोजनाओं को जो निधियन है और नाबार्ड के माध्यम से ऋण लेने की इसके लिए व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत सरकार ने आरबीआई के किन मूल्य वर्ग के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का फील्ड ट्रायल को मंजूरी दी है? किस प्रकार के नोटों को भी फील्ड ट्रायल की मंजूरी प्रदान की गई है जो प्लास्टिक की हों? तो वो है 10 और 20 की मूल्य वर्ग के नोट को फील्ड ट्रायल की मंजूरी दी है। और यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत निदेशक मंडल की सिफारिश पर स्वीकृत किया गया। पॉलीमर नोट क्या है, यानी प्लास्टिक नोट क्या है? पॉलीमर नोट ऐसे मुद्रा होते हैं जो पारंपरिक कागज की बजाय विशेष प्लास्टिक आधारित सब्सट्रैक्ट पर मुद्रित किए जाते हैं। ये नोट जो है अधिक टिकाऊ, सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। इसमें गंदगी और फटने की अपेक्षाकृत कम प्रभावित होते हैं। ठीक है। एक प्रश्न और उठता है कि क्या भारत में ही सिर्फ पॉलीमर नोट प्रचलन करने की व्यवस्था की जा रही है? नहीं, पॉलीमर नोटों का उपयोग करने वाले कई देश हैं। जैसे पॉलीमर नोट जो है वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूके और सिंगापुर, ये देश भी पॉलीमर नोटों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में और जान लेते हैं कि भारत में बैंक नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? बैंक नोट जारी करने के किसके पास अधिकार है? आरबीआई। सिक्का कौन जारी करता है?
भारत सरकार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मालवी ऊंट यानी सफ़ेद ऊंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मालवी ऊंट है तो मालवी ऊंट है जिसे सफ़ेद ऊंट के नाम से जाना जाता है। यह भारत में कुल ऊंटों की 9 नस्लें हैं, उनमें से यह एक है। ठीक है, 9 नस्लों में से एक ऊंट है जो अब तक यानी 27 जुलाई 2026 तक अभी तक 102 ऊंट ही शेष बचे हैं इस नस्ल के, यानी कि मालवी ऊंट 102 ही बचे हैं। पशु पशु गणना 2019 में इसकी आबादी में भारी गिरावट आई थी, जिसके बाद इसे लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। अच्छा, किसी भी जंतु को लुप्तप्राय मानने के लिए वैज्ञानिकों का एक तर्क है कि किसी भी पशु नस्ल में यदि प्रजनन करने वाली मादाओं की संख्या यानी मादाओं की संख्या 300 से कम हो तो उसे जोखिमग्रस्त माना जाता है। ठीक है, मालवी ऊंट की कुछ विशेषताएं हैं। यह भारत की सबसे छोटी ऊंट नस्ल मानी जाती है। इनका रंग सफ़ेद के कारण इन्हें सफ़ेद ऊंट कहा जाता है। यह दूध का उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। ये मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो 4 से 5 किलोग्राम दूध देती है ऊँटनी। ठीक है, और यह ज़्यादातर मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती है। इनके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र ने मालवी ऊंटों के संरक्षण हेतु वैज्ञानिक प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया गया था, और इस कार्यक्रम के तहत शुद्ध नस्ल संरक्षण के लिए केंद्र ने 3 नर और 9 मादा मालवी ऊंट प्राप्त किए थे। एक चीज़ और, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ये कहाँ पे है? करनाल में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। सिक्किम में भी देखें तो पूर्वी सिक्किम में है। तो भारत सरकार ने भारत और चीन के बीच 1 अगस्त 2026 से पूर्वी सिक्किम हिमालय नाथुला के माध्यम से पुनः व्यापार करने का निर्णय लिया है। यानी 1 अगस्त से भारत और चीन के बीच व्यापार नाथुला दर्रे से पुनः शुरू किया जाएगा। यह 2020 में कोविड के समय से ही यह 2020 में बंद कर दिया गया था। 6 साल लगभग बंद रहा, उसके बाद इसे शुरू करने की बात की गई है। नाथुला क्या है? आप ये देखिए, नाथुला है यहाँ और इसके नीचे जलेपला। नाथुला ये चीन से लगा हुआ है, जलेपला भूटान से लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी से व्यापार करने की बात की जा रही है और ये भारत का हिस्सा है ये। ठीक है, तो नाथुला दर्रा है पूर्वी सिक्किम में भारत चीन की सीमा पर एक पर्वतीय दर्रा है जो समुद्र तल से 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस नाथुला दर्रे को पहले नाथुला दर्रा जो है पहले रेशम मार्ग का हिस्सा रहा है। लंबे समय तक बंद रहने के बाद इसे 2006 में सीमा व्यापार के लिए पुनः खोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट, आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है? जब पंचायत की बात है तो यह केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय का होगा। पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित है। तो अभी हाल ही में पंचायती राज मंत्री ने आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल लॉन्च किया। यह जो है
यह कार्य जो आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम जो है, इसका मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों को स्थानीय परिसंपत्तियों एवं विकास की संभावनाओं की पहचान करने तथा उन्हें आय सृजन करने वाली परियोजनाओं में विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, इसके तहत मंत्रालय की ओर से तकनीकी मार्गदर्शन और विशेष सहायता प्रदान की जाएगी। तो इस फंड के लिए फंडिंग कहाँ से होगी इसकी व्यवस्था के लिए, तो इसको पीपीपी मॉडल पर डेवलप किया जाएगा। साथ ही सीएसआर फंडों का इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी जो अन्य भी जो बैंक और संस्थागत ऋण हैं उनके माध्यम से भी इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत कुल 4 वर्षों में 350 परियोजनाओं को डेवलप किया जाएगा, यानी विकास किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दीप्ति स्कीम या दीप्ति योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? तो यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। डिसेंट्रलाइज्ड वुमेन एम्पावर्ड ऑन एनर्जी एंड पॉलिसी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्लूजन, दीप्ति योजना की यह फुल फॉर्म है। सीधे सीधे दीप्ति योजना के बारे में बस याद रखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। इसे पायलट आधार पर छत्तीसगढ़ का एक जिला है कबीरधाम जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। दीप्ति योजना छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे ग्रीन इकोनॉमी ट्रांजिशन मिशन के अंतर्गत ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है। कुल मिला के ये ध्यान देना है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया यह योजना है। इस योजना का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को सौर ऊर्जा क्षेत्र से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, मतलब कुल मिला के उन्हें ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने या स्थायी रोजगार और आय के अवसर को सृजित करना इनका इस योजना का मुख्य उद्देश्य है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग का विस्तार करना भी है। यानी देखा जाए तो एक तरह से सोलर दीदी मॉडल के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनको सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा और प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएं सौर ऊर्जा प्रणालियों की विक्रेता, टेक्नीशियन, इंस्टॉलर, प्रबंधक, उद्यमी के रूप में कार्य करेंगी। यानी कुल मिला के देखा जाए तो पीएम सूर्य घर योजना से इनको जोड़ा जाएगा। ठीक है, चर्चा में रहे बिट चैट मैसेजिंग एप्लीकेशन का विकास निम्नलिखित में से किसने किया? हाल ही में चर्चा में क्यों आया? हाल ही में गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत 14C ने गिटहब को बिटचैट से संबंधित रिपोजिटरी हटाने का निर्देश दिया है। बिटचैट क्या है? बेसिकली बिटचैट एक विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज मैसेजिंग एप्लीकेशन है जिसे जैक डोर्सी ने विकसित किया था। ठीक है, बेसिकली है क्या ये? यह बिटचैट जो है विकेंद्रीकृत पीयर टू पीयर संचार मंच है जो ब्लूटूथ मैश नेटवर्क के माध्यम से यह ब्लूटूथ मैश नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है। इसमें इंटरनेट कनेक्शन के बिना संदेश भेजने और प्राप्त करने की सुविधा होती है। यह किसी केंद्रीय सर्वर पर निर्भर नहीं रहता है। इसके मैसेज के लिए फ़ोन नंबर या अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्येक डिवाइस नेटवर्क में संदेशों को आगे बढ़ाने का भी कार्य करता है। प्रत्येक डिवाइस जो है नेटवर्क में संदेशों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, यानी इसको फॉरवर्ड भी किया जा सकता है। इंटरनेट बंदी, आपदा या कम नेटवर्क वाले क्षेत्रों में भी इसका इस्तेमाल
किया जा सकता है या उपयोगी है। ठीक है, इसीलिए इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने या बंद करने की बात की गई है, क्योंकि सरकार को इसके माध्यम से यह डर है कि इससे गुमनाम संचार किए जा सकते हैं। और दूसरी बात, उपयोगकर्ताओं की पहचान सत्यापित करने की व्यवस्था नहीं है, जिससे अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? जो भी बात हुई तो वह है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं। इस खिलाड़ी को तो आप लोग जानते होंगे, इनका नाम है जिनेदिन जिदान। को हाल ही में किस देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में फ्रांस ने जिनेदिन जिदान को अपना कोच नियुक्त किया है। ठीक है, थोड़ा जिनेदिन जिदान के बारे में जान लेते हैं। यह पूर्वी फ्रांसीसी फुटबॉल के कप्तान रहे हैं और विश्व के महानतम फुटबॉलरों में से एक हैं। उन्होंने 1998 में फीफा विश्व कप और यूरो 2000 जीतने वाली फ्रांसीसी टीम के एक प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। मिशन शक्ति सेट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह दुनिया का पहला पूर्णतः बालिकाओं द्वारा संचालित वैश्विक चंद्र क्यूबसैट मिशन है। ठीक है, एक अभी हाल ही में एक लड़की है जिसका नाम है कंदुला जेसी का चयन मिशन शक्ति सेट के लिए किया गया। यह दुनिया का पहला पूर्णतः बालिकाओं द्वारा संचालित वैश्विक चंद्र क्यूबसैट मिशन है। इस मिशन सेट में भारत से कुल 20 छात्राओं का चयन किया जाएगा। मिशन शक्ति एक तरह देखें तो ऑल गर्ल ग्लोबल लूनर क्यूबसैट मिशन है। इसका उद्देश्य बालिकाओं को अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी कि स्टेम, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ में प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर करंट अफेयर्स के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।